नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सचिवालय में समीक्षा बैठक की जा रही है, जहां आपको बता दें कि कई विधानसभाओं के लिए आज उनकी ओर से बड़ी सौगातें, बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। जानकारी देते चले कि घोषणाओं पर समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जहां स्थानीय विधायक भी समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से समीक्षा बैठक की जा रही है, और जहां कई विधानसभाओं के लिए आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको जानकारी देते चले कि कई घोषणाओं पर मंथन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सचिवालय में समीक्षा बैठक की जा रही है, और जहां कई अहम फैसले आज सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि खासतौर पर थराली, कालाडूंगी जैसे विधानसभाओं के लिए आज कई घोषणाओं पर मंथन किया जा रहा है, और जिसपे कि आपको बता दें कि अब से कुछ ही देरी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये जानकारी साझा की जाएगी, और जो तमाम घोषणाएं इन विधानसभाओं के लिए की जा सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से टीएमसी एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रही है, उससे वहां की जनता अब त्रस्त हो चुकी है और बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है। जहां आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि जनता को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और विकास के कार्यों पर, सुशासन पर पूरा भरोसा है। पिछले वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्य, जन कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा पहलों ने जनता का विश्वास और भी बढ़ाया है। तो वहीं जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर पश्चिम बंगाल से टीएमसी के गुंडों का भय समाप्त करने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल से प्रस्तावित दौरे को लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। जहां आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि प्रधानमंत्री का देहरादून में स्वागत है, लेकिन उनसे अपेक्षाएं हैं। जहां उन्होंने कहा कि वह प्रदेश के मौजूदा हालातों पर भी खुलकर बात करें। उन्होंने विशेष रूप से केदारनाथ मंदिर में कथित सोना चोरी के मामले, तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी चाहिए। गणेश गोदियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा पहले किए गए उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी से जुड़े वादों पर भी अब तक कोई जवाब नहीं आया है। चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आए। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी इस साल केदारनाथ भी आएँ और केदारनाथ से ये कहें कि वहाँ जो सोने का गड़बड़ झाला हुआ, मैं तो सुना कि केरल के एक मंदिर में भी सोने का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तो जहाँ ये इसी तरह मतलब तमाम मंदिरों में जो सोने के घोटाले हो रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी आएँ और बताएं कि भाई केदारनाथ में किस तरह उनकी सरकार के रहते हुए ये सब हो गया, उनके सरकार का जो बोर्ड वहाँ पर नियुक्त किया गया उनके रहते कैसे हो गया, ये बताएं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आए, उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रश्न प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे पास हैं। उन्होंने कहा था पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया, अब उनके होने के बाद आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज पहाड़ की जवानी कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है, क्या उनके एड्रेस पते प्रधानमंत्री जी हमें बता सकते हैं? खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालयों में ध्वज फहराया गया है, और वहीं आपको बताते चले कि कार्यकर्ता कल और आज भी अपने अपने घरों पर पार्टी का ध्वज फहराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि पार्टी को और विरासती
के रूप में ये संकल्पित है कि जिसे पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरीके से निष्ठा के साथ बढ़ाएंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह संकल्प 2027 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा ताकि पार्टी अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर सके। उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में बहुत भव्यतम तरीके से हमने मनाया है। पार्टी का ध्वजारोहण हुआ है। कल सभी जिला केंद्रों पर, आज भी और कल भी पार्टी के ध्वजारोहण होंगे। एक एक कार्यकर्ता आज कमल के ध्वज को अपने घर के ऊपर लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को विस्तार देते देते आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प लेंगे। 2027 का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत कर आए, इसके लिए सभी कार्यकर्ता अपने स्थापना दिवस पर उन्होंने इस रूप में प्रतिज्ञा लेने को हमने कहा है और तीसरी बार हैट्रिक उत्तराखंड के अंदर बनेगी। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में जिला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में मुख्य सचिव ने एलपीजी गैस के वितरण, खाद्य आपूर्ति और तेल कंपनियों के समन्वय पर भी चर्चा की और लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने बैकलॉग खत्म करने और चारधाम यात्रा के लिए कमर्शियल गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी केंद्र से समन्वय करने के लिए कहा है और जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे को भी तेज करने के साथ साथ कुंभ 2027 की तैयारियों और आवश्यकताओं पर भी उनकी ओर से जोर दिया गया। नियोजन विभाग से टीएसी और ईएफसी कार्य के शीघ्र पूरा करने, तो वही डुप्लीकेसी से बचने के लिए भी उनकी ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्राओं की तैयारियां पूरे तरीके से जोरों पर हैं और जहां बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है कि सभी धामों के कपाट खुलने की तिथियां लगभग तय कर दी गई हैं और जहां अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम, तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। जहां आपको बताते चलें कि बीकेटीसी के अध्यक्ष ने जानकारी यह भी दी है कि यात्रियों को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए तैयारियां पूरे तरीके से अंतिम चरण में हैं और जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को एडवांस टीमें पहले से ही वहां पर पहुंचकर वहां का औचक निरीक्षण कर चुकी हैं, जो कि मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए जुटी हैं। तो वहीं प्रशासन और समिति के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बेहतर बनाने के लिए विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। – 2016 की बैच के आईपीएस अधिकारी श्वेता चौबे ने टिहरी जिले के नवनियुक्त एसएसपी के रूप में कार्यभार को ग्रहण कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाना होगा और जहां इसके अलावा जिले में कानून व्यवस्था को सुधारना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखना, तो वहीं आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना भी मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने नशा उन्मूलन, साइबर अपराध रोकथाम, तो वहीं महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस जन संवाद को भी मजबूत करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की बात कही और जहां नशा मुक्ति जिला बनाने के लिए भी पैडलर और रूट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, तो ये निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। चूँकि पुलिस की जो सबसे सर्वप्रथम प्राथमिकता होती है वो किसी भी जिले में कानून व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ रखना होता है, तो अभी मैंने सभी थाना प्रभारियों जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और इस संदर्भ में जो है दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
क्राइम जो है उसके लिए बिल्कुल जो है ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है अपनाई जाएगी। और उसके अतिरिक्त जो भी हमारी प्राथमिकता है वो है हमारी चारधाम यात्रा, क्योंकि अगर हम देखेंगे चारधाम सर्किट में तो मैक्सिमम जो रूट होता है वो हमारे टिहरी जनपद में ही रहता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है लगातार अभी इनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो हमारी सीजनल आउटपोस्ट जो चौकियां हैं उन्हें स्थापित करना, और उसके अतिरिक्त जो हमारी टूरिस्ट पुलिस आउटपोस्ट हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। चारधाम यात्रा रूट में हमने जगह जगह एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई है। जो हमारे पिकेट पॉइंट्स हैं वहाँ के लिए प्रॉपर बैरियर लगा के, और जहाँ जहाँ हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना है। जो हमारी टूरिस्ट पुलिस डिप्लॉय होगी। खबर देहरादून से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने कड़ा प्रबंधन किया है। जहां आपको बताते चले कि आरटीओ परावर्तन डॉक्टर अनीता चबोनी ने जानकारी दी है कि इस बार यात्रा मार्गों पर मैनुअल चेकिंग के साथ साथ अत्याधुनिक ANPR कैमरों का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और जहां देहरादून और हरिद्वार संभाग में प्रमुख प्रवेश द्वारों जैसे कि कुल्हाल, आशारोडी और माजरा सहित 18 स्थानों पर ये कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा यात्रा के मुख्य पड़ाव भद्रकाली, व्यासी और नोगली पर भी विभाग की ओर से टीमें तैनात की जाएंगी। और जहां आपको जानकारी देते चले कि ANPR कैमरास के जरिए ओवर स्पीडिंग और बिना परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा का सुचारू संचालन बनाए भी रखा जाएगा। चारधाम में एनफोर्समेंट के लिए और साथ में कोई भी गाड़ी अगर चारधाम के रूट पर जाती है तो मुख्यतः 4 रूट से जाती है। एक हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट से शुरू आती है, नाचनिया, भगवानपुर, आचार्य, इसके अतिरिक्त मार्गों पर चारधाम मार्ग पे जाने के लिए भी केदारनाथ रूट है, हमारा गंगोत्री रूट है, सभा पत्थर है, तो यहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं। तो इन पर हमारे प्रवर्तन दल तो रहते ही हैं। और 4 धामों पर भद्रकाली, सभा पत्थर, कुल्हाल गेट, इन चारों पर हमारी स्टैटिक चेक पोस्ट भी बनती है। लेकिन इस बार यहाँ पर मैनुअल चेकिंग के अलावा हमारे ANPR कैमराज में उनको भी इंस्टॉल किया गया है। और देहरादून रीजन में हरिद्वार जनपद जिसमें आता है देहरादून, तो यहाँ पर अभी तक टोटल 18 ANPR कैमरा हमने रिसीव किया हुआ है और 30 अन्य लोकेशंस पर और रिसीव किया जाना है। तो 18 है। इस बार पहली बार ऐसा होगा चारधाम यात्रा में कि 18 लोकेशंस पर, और साथ ही हमारी जो 4 हमारी जो यात्रा करते हैं सभा पत्थर विकासनगर में, कुल्हाल गेट में, भद्रकाली और गंगोत्री के आगे आधुनिक होती है और जो कि प्रमुख द्वार हैं चारधाम का। तो यहाँ पर ANPR कैमरा के थ्रू भी वाहनों की चेकिंग होगी और साथ ही ओवर स्पीडिंग में, रॉन्ग वे में चलाना है। तो इसका खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने सख्त रुख अपनाया है। और जहां उन्होंने रात में तेज आवाज में डीजे बजाने वाले, वहीं बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर कड़ी उनको चेतावनी दी है। तो वहीं कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशों को जारी कर दिया है। जानकारी देते चले कि SSP ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देर रात खुले रहने वाले बाजारों, कॉलेज कैंपसेस और आसपास की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। तो वहीं विशेष रूप से बाइक गैंग बनाकर सड़कों पर घूमने वाले युवाओं पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि यह आम लोगों को बेहद परेशान करने का कारण बनते हैं। तो वहीं SSP ने जनपद वासियों को संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस कड़े कदम उठाएगी और नियमों का पालन भी सुनिश्चित करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन सीजन से पहले मसूरी में प्रशासन ने कानून व्यवस्था और शहर की छवि को लेकर सख्त रुख अपनाया। और जहां राहुल आनंद के नेतृत्व में पाल रोड पर फ्लैग मार्च निकाला गया, और जिससे कि पुलिस, नगर पालिका और प्रशासन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। जहां आपको बता दें कि
यह मार्च लाइब्रेरी चौक से शहीद स्थल तक निकाला गया है और जिसका उद्देश्य साफ संदेश देना था कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ पटरी व्यापारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दोबारा से माल रोड पर दुकानें लगाने की तैयारी कर रहे हैं और इस पर एसडीएम की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि जहां नो वेंडिंग जोन भी घोषित, कल माल रोड पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य कर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर संयुक्त कर्मचारी घटकों के बैनर तले प्रदर्शन किया गया है और जहां कर्मचारी कनक चौक से सचिवालय तक सरकार के खिलाफ खुली नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े तो वहीं अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि बार बार प्रदर्शन और चेतावनी देने के बावजूद भी उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है और नए कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। जहां स्टेट जीएसटी भी विभाग की ओर से कर्मचारियों पर सैकड़ों व्यापारियों के रिटर्न भरने का दबाव है और जिससे कि एक कर्मचारी 250 से अधिक रिटर्न भर रहे हैं। सभा में संगठन के नेताओं का कहना है कि फरवरी में भी अधिकारियों को अल्टीमेटम देने के बावजूद उनकी 2 सूत्रीय मांगों पर कोई भी कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है और जिसके कारण कर्मचारी उग्र होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस उत्तराखंड में एक परंपरा ये बन गई है कि जब तक कोई सड़क पे नहीं उतरेगा, आंदोलन की घोषणा नहीं करेगा या हड़ताल की घोषणा नहीं करेगा, तब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत शहर में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है और इसी क्रम में रात्रि के समय एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जांच अभियान को चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्र अधिकारियों के साथ मिलकर टीमों ने संवेदनशील इलाकों में गहन चेकिंग भी की तो वहीं इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर भी पुलिस के द्वारा औचक छापेमारी की गई है। जहां आपको बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वाले और निर्धारित समय अवधि के बाद खुले पाए गए रेस्टोरेंट और बार्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है और जहां पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन और आध्यात्मिक नगर ऋषिकेश में उस समय ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग गंगा बैराज पर की गई है। जी हां, आपको बताते चले कि एक निजी कंपनी के द्वारा किए जा रहे इस परीक्षण को राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी ही उपलब्धि माना जा रहा है और जहां यह पहल आने वाले समय में यात्रियों की तेज और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करने की दिशा में एक बेहद ही अहम कदम भी साबित हो सकती है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार आधुनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सी प्लेन सेवा शुरू होने से 4 धाम यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म तो वहीं वीकेंड के ट्रैवल को भी बढ़ा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ सरकार भविष्य में इस सेवा को टिहरी झील, नैनीताल झील और अन्य जलाशयों तक भी विस्तार देने की योजना बना रही है जिससे कि राज्य में पर्यटन, स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। नीचे लगा था यही है।
खबर देहरादून से है, जहां मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ नजर आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं सुबह का समय भी शाम जैसा लगने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बदलाव का अनुमान जताया था और जहां उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन भी इसकी संभावना है। जहां आपको बताते चले कि 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाओं को भी जताया गया है। राज्य के अन्य जिलों में कुछ हिस्सों पर बारिश की हल्की मध्यम वर्षा और गर्जन की संभावना भी है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। जनता को सावधानी बरतने के लिए भी सलाह दी गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां ललतोरा पुल के पास स्थित त्रिशूल पुल पर सोमवार की शाम एक युवक ने चढ़ जाने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और जहां करीब 2.5 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा गया है और उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते चले कि पुलिस और राहत बचाव टीम ने क्रेन की मदद से युवक को पुल के ऊपरी हिस्से से सुरक्षित नीचे उतारा और जहां प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस का मानना है कि युवक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। नगर कोतवाली प्रभारी ने जानकारी दी है कि युवक की काउंसिल की जा रही है और जहां परिजनों को इस बारे में जानकारी भी दी जाएगी, क्योंकि अभी तक भी उसके परिजनों का भी खुलासा नहीं हो सका है। तो वहीं घटना के कारण ललतारो पुल पर और आसपास के क्षेत्र में यातायात बाधित दिखा और जिससे कि रेस्क्यू के बाद धीरे धीरे सामान्य भी किया गया है। कालाडूंगी में शादी समारोह के दौरान खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जी हां, आपको बता दें कि वार्ड नंबर 3 में आयोजित विवाह कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी मकान का छज्जा गिर जाने के कारण इस घटना में शाम के करीब इस हादसे में कुल 9 लोग घायल हुए हैं और जिसमें कि महिलाएं और एक मासूम भी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी लाया गया और फिर गंभीर हालत देखते हुए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से मामले की जाँच जारी है। ये घटना हुई है वार्ड नंबर 3 में, हमारा ही वार्ड है और 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 4 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं और इन्हें घायलों को हम स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में लेके आए, जहाँ पे यहाँ पर उपचार के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ देखें तो हमारा अस्पताल जो है ना एक रेफर सेंटर बन चुका है, यहाँ पे सुविधा बिल्कुल भी नहीं है किसी का इलाज हो पाए। फिर स्थानीय लोगों की मदद से अपने निजी वाहन से उन 6 के 6 लोगों को हमने हल्द्वानी रेफ़र करवाया, हल्द्वानी सुशीला तिवारी करवाया। अब पीछे से हम लोग भी वहाँ जाएंगे, देखेंगे और उनका जो है ट्रीटमेंट वहाँ कराएंगे। एक और सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? सरकार से एक हमारी ये मांग है, कालाडूंगी क्षेत्र हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें 50 गाँव हैं और यहाँ पे मेडिकल के मामले में सुविधाएँ बिल्कुल जीरो है। ये समझो इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारा और यहाँ पे मरीज को लेकर आना, मरीज के साथ समझो खिलवाड़ करना है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।